आपको दिखाते हैं दिन भर की और बड़ी खबरें। संसद भवन कैंपस में अब प्रदर्शन, धरना, भूख हड़ताल आयोजित नहीं किए जा सकते हैं। राज्यसभा के महासचिव के नए आदेश के मुताबिक संसद सदस्य किसी भी धरने या हड़ताल के लिए अब इस कैंपस का उपयोग नहीं कर सकते हैं। आदेश में कहा गया कि सदस्य किसी भी प्रदर्शन, धरना, हड़ताल, उपवास या किसी तरह के धार्मिक समारोह को करने के उद्देश्य से संसद भवन के परिसर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें, संसद के इस सत्र के काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं। विपक्ष के पास महंगाई, बेरोजगारी, अग्निपथ योजना जैसे ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर सरकार के साथ तकरार देखने को मिल सकती है। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को लेकर पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा के दावे के बाद बवाल जारी है। हामिद अंसारी पर बीजेपी ने आरोप लगाए हैं कि उन्होंने उपराष्ट्रपति रहते हुए एक ऐसे पाकिस्तानी पत्रकार को भारत आमंत्रित किया था जिसने आईएसआई के लिए जासूसी करने का दावा किया है। हालांकि अंसारी ने बीजेपी के आरोपों को झूठ का पुलिंदा बताते हुए इसे खारिज कर दिया। यूपी में समाजवादी पार्टी के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री और मुर्मू द्रौपदी ने उनका समर्थन मांगा और समर्थन को लेकर उन्हें अमित शाह का भी फोन आया था। देश भर में आज से कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज मुफ्त में लगाई जा रही है। ये विशेष टीकाकरण अभियान आजादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य सभी वयस्क आबादी को मुफ्त बूस्टर डोज देना है। आज से शुरू हुआ यह अभियान अगले 75 दिनों तक जारी रहेगा। 18 से 59 साल के आयु वर्ग के लोगों को सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर मुफ्त में बूस्टर डोज दी जा रही है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगी थी। देश में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 20,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के 20,038 नए मामले सामने आए। इस दौरान 47 लोगों की मौत भी हुई। कल भी कोरोना के 20,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए थे। गुरुवार को कुल 20,139 संक्रमित मिले। बीते 24 घंटे में 16,994 लोग ठीक भी हुए। इसके साथ ही कोरोना के एक्टिव केस अब 1,39,000 के पार चले गए हैं। दिल्ली की एक अदालत ने ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को जमानत दे दी है। यह जमानत 2018 में हिंदू देवता पर किए गए ट्वीट के केस में दी गई, लेकिन जुबैर को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा क्योंकि उस पर चल रहे दूसरे केसों में अभी कोई राहत नहीं मिली है। जुबैर को 27 जून को दिल्ली पुलिस ने धार्मिक भावनाएं भड़काने और चोट पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। ट्रायल कोर्ट ने इस दिन उन्हें पुलिस कस्टडी में भेज दिया था। जुबैर पर 7 एफआईआर दर्ज की गई। इनमें से 6 यूपी में हैं। वो दिल्ली, सीतापुर, हाथरस और लखीमपुर में दर्ज केस में कस्टडी में है। इन मामलों में बेल मिलना अभी बाकी है। अगर बच्चे सुबह 7 बजे स्कूल जा सकते हैं तो सुप्रीम कोर्ट 1 घंटे पहले क्यों नहीं खुल सकता? भारत के अगले चीफ जस्टिस यूयू ललित ने एक सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की है। उन्होंने खुद एक मामले की सुनवाई तय वक्त से 1 घंटे पहले शुरू की, जिसके बाद जस्टिस ललित ने यह टिप्पणी की। जस्टिस यूयू ललित ने मामले की सुनवाई सुबह 9:30 बजे से शुरू कर दी, जबकि कोर्ट की कार्यवाही आमतौर पर सुबह 10:30 बजे शुरू होती है। आपको बताएं, जस्टिस यूयू ललित भारत के अगले चीफ जस्टिस होंगे। मौजूदा सीजेआई एनवी रमना के बाद वो ये पद संभालेंगे। 27 अगस्त को जस्टिस रमना का कार्यकाल खत्म हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 16 जुलाई को चित्रकूट से इटावा के बीच बने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। कैथेरी में जनसभा के लिए मंच तैयार कर लिया गया है। 296 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे को बनाने में 28 महीने का समय लगा है। इस पर कुल लागत करीब 15,000 करोड़ रुपए आई है। देश के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक माने जाने वाला बुंदेलखंड इस एक्सप्रेसवे के जरिए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे से सीधे राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से दिल्ली और चित्रकूट के बीच यात्रा का समय 10 घंटे से घटकर सिर्फ 6 घंटे रह जाएगा।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सभी स्कूल, कॉलेज और दफ्तरों को खोलने के आदेश दिए हैं। आदेश में कहा गया कि 15 अगस्त को कोई छुट्टी नहीं रहेगी। आपको बताएं, आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर देश भर में जश्न मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में योगी सरकार ने यह फैसला लिया है। अमृत महोत्सव के अंतर्गत इस बार 15 अगस्त को सभी स्कूलों और संस्थानों पर सफाई का कार्यक्रम आयोजित होगा। यूपी में इस साल 11 से 17 अगस्त तक स्वतंत्र सप्ताह मनाया जाएगा। इस दौरान सभी घरों, सरकारी, गैर सरकारी दफ्तरों एवं संस्थानों में सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगा फहराया जाएगा। दिल्ली के अलीपुर इलाके में एक निर्माणाधीन गोदाम की दीवार गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 9 लोग घायल हुए। सभी घायलों को राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। अस्पताल में भर्ती 2 घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं हादसे की सूचना पर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत साथ ही बचाव कार्य शुरू किया। फिलहाल मलबे को हटाने का कार्य किया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हादसे के बाद दुख जताया। बताया जा रहा है कि शिकायत मिलने के बावजूद डीएम और एसडीएम कार्यालय अवैध गोदामों के निर्माण को नहीं रोक पा रहे थे। और आइए अब देखते हैं आज की कवर स्टोरीज। अच्छी पढ़ाई के लिए अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटीज की तलाश कर रहे हैं तो सरकार ने टॉप यूनिवर्सिटीज की लिस्ट जारी कर दी है। केंद्र सरकार ने 11 कैटेगरीज में देश के सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग जारी की है। ये रैंकिंग देश के टॉप यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की लिस्ट बताती है। इसमें इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मेसी, लॉ, मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर, डेंटल समेत अन्य कैटेगरीज के कॉलेजेस की अलग अलग लिस्ट जारी की गई है। ओवरऑल कैटेगरी में इस साल फिर से आईआईटी मद्रास टॉप कॉलेज बना है, तो बेस्ट यूनिवर्सिटी कैटेगरी में आईआईएमसी बेंगलुरु पहले, जेएनयू दूसरे और जामिया मिलिया इस्लामिया तीसरे पायदान पर है। पिछले साल तीसरे पायदान पर रहने वाला बीएचयू इस बार छठे स्थान पर खिसक गया है। पिछले साल 10वीं रैंक हासिल करने वाली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इस बार टॉप 10 से बाहर हो गई है। वहीं टॉप 10 कॉलेजों की लिस्ट देखें तो इसमें मिरांडा हाउस सबसे ऊपर है। उसके बाद हिंदू कॉलेज, फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई का ही लोयाला कॉलेज चौथे नंबर पर है और एलएसआर 5वें नंबर पर काबिज है। वहीं इंजीनियरिंग कॉलेजों की रैंकिंग देखें तो टॉप 5 इंजीनियरिंग कॉलेजों की रैंकिंग में 3 साल से कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसमें इस बार भी आईआईटी मद्रास सबसे ऊपर है। आईआईटी मद्रास के बाद इसमें आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर और आईआईटी खड़गपुर शामिल हैं। अगर रिसर्च कैटेगरी की बात करें तो आईआईएससी बेंगलुरु इस साल देश का सबसे बेहतरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट बनकर उभरा है। इसके बाद दूसरे स्थान पर आईआईटी मद्रास और तीसरे स्थान पर आईआईटी दिल्ली है। टॉप यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की रैंकिंग लिस्ट तैयार करने के लिए कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के कई आधार शामिल होते हैं, जिसमें टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, ग्रेजुएशन आउटकम, साथ ही आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी और परसेप्शन के आधार पर संस्थानों को स्कोर दिए जाते हैं। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं करियर काउंसलर वैभव पांडे। वैभव, आपका स्वागत करते हैं हम आज की इस खास चर्चा में। तो टॉप कॉलेजों की लिस्ट जारी हो गई है और कई जो स्टूडेंट्स हैं जो कि ऐसे टॉप कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का सपना देखते हैं, उन्होंने भी अपनी लिस्ट तैयार कर ली होगी। लेकिन सबसे पहले हम आपसे समझना चाहते हैं, ये जो रैंकिंग दी जाती है, जो हम देख रहे हैं कि पहले पायदान पर ये कॉलेज है, दूसरे पायदान पर ये यूनिवर्सिटी है, क्या क्राइटेरिया होता है, ये समझना चाहेंगे। और डेफिनेटली स्टूडेंट्स के मन में भी ये सवाल होगा, ये रैंकिंग तय कैसे होती है? देखिए, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये रैंकिंग अब गवर्नमेंट तरीके से इसको सेटल कर रही है। तो जो वो हमेशा से डर रहता था ना कि एक फॉल्स एडवर्टाइजमेंट के आप भ्रम में पड़ जाएंगे, वो अब नहीं है। आपने शुरुआत में बड़ी अच्छी बात बताई कि किस तरह से टीचिंग रिसोर्सेज, इवन इस चीज तक को देखा जा रहा है कि ग्रेजुएशनल आउटकम्स क्या होंगे, यानी कि अगर कहीं से आप पढ़ के निकलते हैं तो आप क्या सीख के निकलेंगे और आपके पीयर्स आपके बारे में क्या रिव्यू देते हैं या पीयर्स को क्या लगता है कि कॉलेज कैसा था। ऐसी कई सारे आधारों को मिलाकर ये रैंकिंग दी जाती है और हर चीज में रैंकिंग पॉइंट्स मिलते हैं। तो देखा जाता है कि एक सर्टेन चीज में परसेप्शन भी उसमें पार्ट है, इवन ये भी पार्ट है कि आपका रिसर्च कैसा है, आपका डेवलपमेंट कैसा है, ट्रेनिंग कैसा है। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, 5 ब्रॉड पैरामीटर हैं और फिर उसके अंदर 16 और पैरामीटर्स। और इसके बाद ये तय होता है कि कॉलेज
का चुनाव आप कैसे करें। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक गवर्नमेंट फ्रेमवर्क आपको मिल रहा है, आप देखें कि क्या रैंकिंग्स हैं और फिर अपने कॉलेज का फाइनल फैसला आप एक आधिकारिक डेटा के साथ ले सकते हैं, जो इससे पहले नहीं था। ये 7वीं बार ऐसा हुआ है, तो ये बहुत अच्छा, इट्स अ वेलकम चेंज, एक नई शुरुआत है ये। बिल्कुल, ये तो टॉप कॉलेजेस की लिस्ट हुई, यूनिवर्सिटीज का हमने जिक्र किया, टॉप मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं जो कि कुछ तो ऐसे हैं जो कि कई सालों से उसी अलग उन्हीं पायदान पर काबिज हैं। लेकिन आपको भी मालूम है और जो दर्शक हमें देख रहे हैं उन्हें भी मालूम है, टॉप के कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज चुनिंदा हैं और उसमें आवेदन देने वाले लाखों छात्र होते हैं। तो जो बाकी के बचे हुए कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज हैं, हम उन्हें बुरा तो नहीं कहेंगे, लेकिन क्या वजह है कि वो जो यूनिवर्सिटीज हैं, वो जो कॉलेजेस हैं, वो इन टॉप कैटेगरीज में नहीं आ पाती हैं? क्या इन्हीं पैरामीटर्स के आधार पर अगर हम उन्हें परखें, जांचें, तो वहां कोई कमी रह गई है या उनकी बेहतरी के लिए कुछ किया जा सकता है जिससे कि वो स्टूडेंट जो ऐसे टॉप रैंकिंग कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में नहीं जा पाते हैं, कम से कम बाकी कॉलेजेस में तो अपने स्टडीज को एंजॉय कर पाए? बिल्कुल, इसमें कई सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जैसे आउटरीच, इंक्लूसिविटी, जिसमें अगर आपको रैंकिंग में आना है तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। इवन एक कॉलेज की लाइब्रेरी कैसी है, वहां पे पढ़ने के लिए क्या सामग्री है, इवन उसको एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर माना गया है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि बच्चों को बिल्कुल बिल्कुल हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। कहते हैं जहां भाव होता है वहां अभाव नहीं होता। तो अगर आप किसी ऐसे कॉलेज में भी हैं जो टॉप 10 रैंकिंग में नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते। टॉप 10 कॉलेजेस के बाहर रेदर ऐसे लोग जो कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं, वो भी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज आजकल बना रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप अपने ऊपर विश्वास रखें और हर बच्चा ये सोचे कि अगर कोई कॉलेज एक सर्टेन रैंक पे नहीं भी है तो वो उस कॉलेज का बेस्ट विद्यार्थी बने। कॉलेज जो चीजें कर सकते हैं वो ये कि वो इस बात पे ध्यान दे कि रिसर्च, प्लेसमेंट्स और बच्चों का स्किल डेवलपमेंट कैसा है। मैं हमेशा कहता हूं अगर आप में स्किल है, कुछ करने की विल है, तो कुछ नहीं मुश्किल है। अगर एक कॉलेज अपने बच्चों के स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहा है और वो टॉप 50 से बाहर भी हो जाता है किसी कारण से, तो वो बिल्कुल सही ट्रैक पर है और यही ट्रैक उस कॉलेज को एक दिन टॉप 20 या टॉप 10 कॉलेजेस में लेकर आएगा। तो मेरी छात्रों और कॉलेजेस से यही रिक्वेस्ट है कि इस साल की रैंकिंग तो आ गई है, अब अगले एक साल में आप छा जाइए और स्किल और ट्रेनिंग, दो चीजों पर ध्यान दें। बिल्कुल, स्किल और ट्रेनिंग पर ध्यान देने की आप बात करें वैभव, लेकिन क्योंकि सीट्स लिमिटेड हैं और जो कॉलेजेस में पढ़ने वालों के जो एप्लीकेशन है वो इतनी सारी होती हैं, हर किसी को सीट मिलना तो नामुमकिन है। हम डीयू में हर साल देखते हैं कि इतनी हाई कट ऑफ्स लिस्ट जाती है और 95% तक के बच्चे भी काफी ज्यादा मायूस हो जाते हैं। क्या ये बेटर आप मानते हैं कि एक टॉप यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन ना मिले, तो कई बार लोग सोचते हैं कि चलो डीयू का कोई भी कॉलेज मिल जाए तो वही सही है, ये होता है एक्चुअली स्टूडेंट्स के बीच में, कम से कम डीयू का एक ठप्पा तो लगेगा। क्या उससे बेटर ये नहीं है कि किसी और जगह या किसी और स्टेट में कोई अगर अच्छा कॉलेज वहां पर है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, वहां से पढ़ाई की जाए, बनस्पत इसके कि आप किसी ऐसे कॉलेज में जा रहे हैं जहां पर ना आपका मन है और जो ना आपके क्राइटेरिया में फिट बैठता है? बिल्कुल, मैं इसको हमेशा ऐसे कहता हूं कि आप लेबल्स पे ना जाएं। आपने बिल्कुल 100% की बात करी है। अगर आपको अपने स्टेट में कोई बहुत अच्छा कॉलेज मिल रहा है और आपको लगता है डीयू में आपकी रैंक ऐसी नहीं है कि एक सर्टेन कॉलेज तक आप पहुंचे, तो बिल्कुल दूर के ढोल सुहावने वाला काम ना करें। आप इस बात को समझें कि आपको अगर कोई अच्छा कोर्स एक B+ कॉलेज में भी मिल रहा है, तो आप वहां से बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। बार बार इस बात को कहने की और दोहराने की जरूरत है कि आपकी पर्सनैलिटी, आपकी प्रोफाइल, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर हैं। सिर्फ कॉलेज का नाम या ठप्पा काफी नहीं है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है जो आपको नौकरी देता है। कहीं पे भी मार्कशीट रिसोर्स या कॉलेज रिसोर्स डिपार्टमेंट नहीं होता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको अपने प्रदेश में कोई B+ कॉलेज मिल रहा है और आपको लगता है कि आपको डीयू में जो कोर्स मिल रहा है या कॉलेज मिल रहा है वो उतना टॉप क्लास नहीं है, तो आप बिल्कुल अपने स्टेट में रहकर एक बढ़िया काम कर सकते हैं और लाखों बच्चे ऐसा कर रहे हैं। और हम इस बात को समझें कि अगर सिर्फ 1% लोग टॉप कॉलेजेस में जाते हैं तो 99% नहीं जाते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं वो सक्सेसफुल नहीं होते। अगर आप में वो विल पावर है कि आप आगे सक्सेसफुल हो पाएंगे, अगर सेटबैक के बाद आप कम बैक कर सकते हैं, तो सब कुछ आपके हाथ में है। मैं इन पंक्तियों से इस बात को खत्म करना चाहूंगा। उठो युवाओं, रण में कूदो, ज्ञान रूपी शस्त्र चलाओ, भारत के भाग्य विधाता बन, अब कुछ करके दिखलाओ, इतिहास के पन्नों को ऊर्जा स्रोत बनाओ, भारत के भाग्य विधाता बन, अब कुछ करके दिखलाओ। ये भारत की सदी है और अगर भारतीय छात्र अपने पर भरोसा रखेंगे तो कोई कॉलेज की रैंकिंग ये डिसाइड नहीं करेगी कि वो आगे जाके क्या बनेंगे, वो जरूर सफल होंगे।
बिल्कुल, भारत भाग्य विधाता, ये सब आपके हाथ में ही है और अपनी मेहनत, अपने स्किल के दम पर आप डेफिनेटली कुछ भी अचीव कर सकते हैं। वैभव, हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चर्चा में आपका बहुत धन्यवाद करेंगे। आइए अब अगली बहुत ही जरूरी खबर का जिक्र कर लें। अल्कोहल यानी शराब का सेवन भारत में तेजी से बढ़ रहा है। कई युवा तो सिर्फ इसलिए अल्कोहल पीते हैं क्योंकि उन्हें ये स्टेटस सिंबल लगता है। कई लोग सोशलाइज होने के लिए अल्कोहल का सेवन करते हैं, लेकिन ऐसे सभी युवाओं के लिए खतरे की घंटी है। प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल लैंसेट में अल्कोहल के सेवन को लेकर एक रिपोर्ट छपी है। इसके मुताबिक 15 से 39 साल के लोगों के लिए अल्कोहल का सेवन काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। वहीं 40 के बाद सेवन करने वालों को भी सावधानी बरतने की जरूरत है। अल्कोहल कैसे आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है, क्यों आपको इससे दूरी बनाने की जरूरत है, इस रिपोर्ट से समझिए। अल्कोहल पीने के क्या नफा नुकसान है, इसको लेकर आपने बड़े बुजुर्गों से कई बार नसीहतें सुनी होंगी। कई जगहों पर इसके नुकसान भी पढ़े होंगे। ऐसे में अगर आपके मन में सवाल उठता है कि कितना अल्कोहल लेना आपके लिए ठीक रहेगा, तो इसका जवाब मेडिकल जर्नल लैंसेट में छपी एक रिसर्च में दिया गया है। दुनिया भर के 204 देशों से जुटाए गए आंकड़ों के आधार पर ये रिसर्च किया गया है। भौगोलिक क्षेत्र, उम्र और जेंडर के आधार पर अल्कोहल के खतरे को रिपोर्ट करने वाला ये पहला रिसर्च है। रिसर्च के मुताबिक 15 से 39 साल के युवा वयस्कों को अल्कोहल पीने से किसी तरह का हेल्थ बेनिफिट नहीं मिलता है, बल्कि उनके लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित होता है। युवाओं के लिए अल्कोहल का सेवन कई गंभीर बीमारियों को न्योता दे सकता है। शोधकर्ताओं ने ये भी सुझाव दिया है कि अल्कोहल के सेवन के लिए गाइडलाइंस उम्र और स्थान के आधार पर तय की जानी चाहिए। इसमें 15 से 39 के उम्र वालों के लिए सख्त गाइडलाइन की जरूरत है, क्योंकि पूरी दुनिया में इसी एज कैटेगरी के लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। रिसर्चर्स का कहना है कि हमारा संदेश साफ है कि युवाओं को अल्कोहल नहीं पीना चाहिए। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज के तहत किए गए शोध में उम्र और जेंडर के आधार पर अल्कोहल के खतरे को बताया गया है। इस शोध में ये भी सामने आया है कि 2020 में लगभग 1.34 अरब लोगों ने अल्कोहल का सेवन किया, और इसमें भी ज्यादा संख्या युवाओं की है। शोध के मुताबिक 2020 में अल्कोहल का सेवन करने वाले लोगों में 59.1% 15 से 30 साल की उम्र के लोग थे। इसमें भी 76.7% पुरुष थे। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 15 से 39 की उम्र के लोगों में 1.85% महिलाओं और 25.7% पुरुषों ने 2020 में असुरक्षित मात्रा में अल्कोहल का सेवन किया। इस रिपोर्ट में पता चलता है कि असुरक्षित मात्रा में अल्कोहल पीने वाली आबादी का सबसे बड़ा वर्ग 15 से 39 साल कैटेगरी के पुरुष थे। इस आयु वर्ग में 60% लोग अल्कोहल की वजह से हादसे का शिकार हुए। इनमें कुछ रोड एक्सीडेंट तो कुछ मर्डर और आत्महत्या के मामले भी शामिल थे। एक तरफ जहां 15 से 39 साल के युवाओं को शराब का बिल्कुल भी सेवन न करने की हिदायत दी गई है, तो दूसरी तरफ 40 साल और उससे ज्यादा आयु के लोगों को इसके कुछ फायदे भी गिनाए गए हैं। शोध में सामने आया है कि 40 साल से ज्यादा उम्र के लोग नियंत्रित मात्रा में सेवन करते हैं, उनमें हृदय रोग, स्ट्रोक और मधुमेह का जोखिम कम होता है। 40 से 64 साल के लोग जिन्होंने सीमित मात्रा से ज्यादा शराब का सेवन किया, उनकी सेहत को नुकसान भी पहुंचा। शोध में बताया गया है कि 40 के बाद अल्कोहल का सेवन तभी फायदेमंद है जब स्टैंडर्ड पैक दिन में 2-3 से ज्यादा ना हो। शोधकर्ताओं ने साफ किया है कि युवाओं को किसी भी हाल में शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, और 40 से ऊपर के लोग सेवन कर भी रहे हैं तो उन्हें आउट ऑफ कंट्रोल होने से बचना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चर्चा में हमारे साथ दो बेहद ही खास मेहमान शामिल हो चुके हैं, उनका परिचय करा दे। फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर अरुण चोपड़ा और फैट टू स्लिम की फाउंडर और डाइटिशियन शिखा अग्रवाल शर्मा हमारे साथ हैं। अब दोनों का ही स्वागत करते हैं हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले डॉक्टर चोपड़ा, मतलब रिपोर्ट तो वाकई ये कहती है मॉडरेट ड्रिंकिंग भी सेहत के लिए नुकसानदायक है। मैं आपसे सबसे पहले बिल्कुल सीधा सवाल यही पूछना चाहती हूं, अल्कोहल सेवन के नुकसान कैसे हमारे शरीर पर पड़ते हैं? देखिए, ये जो स्टडी है ये एक रिवीजन स्टडी है जो कि पहली बार 4 साल पहले आई थी। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी अल्कोहल के ऊपर 2018 में भी आई थी। ये अब अगली बार आई है 2022 में। तो उस वक्त तो एक्चुअली उनका जो कंक्लूजन था, जो तात्पर्य था उस स्टडी का, वो और भी ज्यादा एडवर्स था। वो ये था कि किसी को भी अल्कोहल पीने का कोई फायदा नहीं है।
मगर इस बार उन्होंने थोड़ा एज रिलेटेड, रीजन रिलेटेड, जेंडर रिलेटेड असेसमेंट की है और उसके बेसिस पे उन्होंने ये देखा है कि 40 साल से कम लोगों को तो इसका कोई भी फायदा नहीं है और नुकसान ज्यादा है। 40 से ऊपर में कुछ फायदे हैं, वो तब हैं जैसे आपने कहा कि बिल्कुल मॉडरेट इनटेक हो, 1-1.5 हद से हद 2 ड्रिंक पर डे से ज्यादा ना जाए। तो जो आप नुकसान पूछ रहे हो, नुकसान सबसे ज्यादा जो है वो है इन द फॉर्म ऑफ इंजरीज, यानी कि चोटें लगना। वो एक्सीडेंट जो कि ट्रैफिक एक्सीडेंट की तौर से भी हो सकता है, वो आपस में डोमेस्टिक वायलेंस, घर में झगड़ा के तौर से भी हो सकता है, और वो मर्डर्स, सुसाइड्स, इन चीजों के तौर पे भी हो सकता है। सो ये सब तरह के जो नुकसान है ये सबसे ज्यादा है। इसके बाद जो रिस्क आ जाता है वो आता है जैसे कुछ तरह के कैंसर्स का, जो कि लेडीज में आदमियों से ज्यादा हैं, ट्यूबरकुलोसिस का, और एक खास किस्म का स्ट्रोक जिसमें कि ब्रेन में ब्लीडिंग होती है। इन चीजों का रिस्क जो है वो अल्कोहल जो ज्यादा पीते हैं उनमें ज्यादा होता है और बाकियों में कम होता है। सो ये मेन रिस्क फैक्टर्स हैं। पर मैं बस आपको यही बताना चाहूंगा कि आज से 4 साल पहले इन्हीं लोगों ने कंक्लूड किया था कि शायद किसी के लिए भी फायदा नहीं है अल्कोहल पीने का। अब उनकी स्टडी से लग रहा है कि 40 से ऊपर वालों को शायद लिमिटेड अमाउंट में अल्कोहल लेने से कुछ फायदा हो, लेकिन 40 से कम को तो सिर्फ मैं इसी नुकसान पर ही आपसे है। एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगी कि डॉक्टर चोपड़ा, इसमें कहा गया है जैसा आपने खुद बताया कि 15 से 39 उम्र वाले लोगों के लिए सबसे ज्यादा नुकसान है अल्कोहल का सेवन करना, उसके लिए सख्त गाइडलाइंस जारी हो। मतलब फिजिकली या क्या क्या वजह इसकी हो सकती है कि स्पेसिफिकली 15 से 39 ईयर को यहाँ पर टारगेट किया गया है, जो आपने खुद बताया कि स्टडी को रिवाइज किया गया और कहा गया है कि ये पर्टिकुलर एज ग्रुप है जिनको एक्चुअली अल्कोहल किसी भी अमाउंट में लेना बिल्कुल सही नहीं है। क्या इसके कोई रीजंस हो सकते हैं इसके पीछे? हाँ जी, ये देखिए, ये जो एनालिसिस है ये 15 साल की उम्र से शुरू होता है। सो 15 साल से कम का तो वैसे ही हमें डेटा नहीं है। 15 से 39 का जो डेटा है उसमें देखिए इस एज में जो ये सीरियस बीमारियां हैं जिनको कि हम कहते हैं कि अल्कोहल से कम हो सकती हैं अगर हम मॉडरेट इनटेक लें, तो वो है हार्ट की बीमारी, जो हार्ट अटैक की बीमारी, स्ट्रोक, जो ये शरीर का एक हिस्सा कमजोर हो जाने वाली बीमारी, डायबिटीज, जो मधुमेह की बीमारी। ये जो बीमारियां हैं ये आमतौर से 50 साल की उम्र के बाद ही होती हैं। तो जो 40 साल से कम वाला वर्ग है उसमें इन चीजों का रिस्क काफी कम है उस एज में, इसलिए अल्कोहल लेने का इफेक्ट, जो बेनिफिट है, वो भी काफी कम है। इसके अलावा इस उम्र में ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने की टेंडेंसी भी बढ़ती है। जैसे जैसे उम्र देखिए बढ़ती है, 40 साल की उम्र के बाद लोग ज्यादा अवेयर हो जाते हैं हेल्थ की प्रॉब्लम के बारे में, कंपनी में ज्यादा ड्रिंक्स करते हैं, तो सारे थोड़ी कंट्रोल्ड वे में ड्रिंक करते हैं और अवेयरनेस भी आ गई है कि कंट्रोल्ड वे में ही ड्रिंक करना चाहिए, 1-2 ड्रिंक से ज्यादा अवॉइड करने चाहिए। ऑन द अदर हैंड जो कम उम्र के बच्चे हैं, जैसे 15 से 25 साल के बच्चे हैं, वो जब पार्टी करते हैं, एग्जाम होता है, कहीं बाहर जाते हैं, उनको कभी कभार अल्कोहल पीने का मौका मिलता है, हर रोज नहीं मिलता। तो जब मौका मिलता है वो ज्यादा सेवन कर लेते हैं, ज्यादा अमाउंट्स में लेते हैं, तो उनमें हमेशा एक्सीडेंट्स, वायलेंस, लड़ाई झगड़ा, होमिसाइड, ऐसी चीजों का रिस्क बढ़ जाता है। सेकेंडली, जो लोग ज्यादा अल्कोहल लेते हैं उनका यूजुअली सोशो इकोनॉमिक स्टेटस भी कम होता है, उनकी डाइट कम अच्छी होती है, इसलिए उनको कई तरह की इन्फेक्शंस जैसे कि टीबी का रिस्क बढ़ जाता है। तो बेसिकली वल्नरेबल ग्रुप आप बता रहे हैं डॉक्टर चोपड़ा, जिसकी वजह से गाइडलाइंस में ये जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि 15 to 39 साल के जो लोग हैं उनके लिए और भी ज्यादा खतरनाक है शराब का सेवन। 40 से ऊपर में भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, वो भी सही नहीं है। ओवरऑल अल्कोहल का सेवन तो किसी के लिए भी सही नहीं माना गया है। लेकिन शिखा, आपसे हम समझना चाहेंगे केमिकल इम्बैलेंस या फिर शरीर के साथ साथ हमारे माइंड को भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है जब अल्कोहल का कोई सेवन करता है, जैसा डॉक्टर चोपड़ा भी लगातार बता रहे हैं अपने इस बात में। क्या डाइटरी चेंजेस से, अपने शरीर को फिट रखने से, कुछ बदलाव करने से लाइफस्टाइल में, क्या हम इन चीजों से बच सकते हैं? ये मैं आपसे समझना चाहती हूँ।
बिल्कुल, देखिए आज जो ये इतनी अच्छी रिपोर्ट आई है इसकी बिल्कुल आज और ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि लोगों का सोशल सर्कल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आज एक अल्कोहल लेना लोगों के लिए, सोशल सर्कल के लिए एक मैंडेट हो गया है कि जा रहे हैं पार्टी में तो क्या करेंगे, पी लेते हैं, राइट, हुक्का ले लेते हैं, ड्रिंक ले लेते हैं। और उस वजह से इतने ज़्यादा इफेक्ट्स देखे जा रहे हैं, यहाँ तक कि इनफर्टिलिटी होना, क्योंकि आजकल किटी पार्टीज होती है, राइट, फीमेल्स बाहर जा रही हैं, पब्स जा रही है, दिन में भी ड्रिंकिंग चल रही है, और गर्ल्स ये सोच के लेती हैं वाइन को कि वाइन जो है आपकी स्किन को अच्छा बनाएगी, आपके पतला रहने में हेल्प करेगी। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। देखिए अल्कोहल अल्कोहल होता है, चाहे आप उसे वाइन के फॉर्म में ले या वोडका के फॉर्म में ले। तो ये फीमेल्स के अंदर इनफर्टिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है, एंड दैट इज़ द रीज़न हम आए दिन देख रहे हैं कि आजकल जहाँ पे औरतें पहले 14 बच्चे पैदा करती थी, आज एक बच्चा कपल के लिए कंसीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि वहाँ पे कपल में फीमेल भी पी रही है, मेल भी पी रहा है, रोज हफ्ते में 2 बारी पार्टीज हो रही है, 3 बारी पार्टीज हो रही है, किटी पार्टीज हो रही है, एंड दैट इज़ रियली अफेक्टिंग द यंग जनरेशन। उसके अलावा बिल्कुल आपकी डाइटरी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आपकी डाइटरी, आपका स्लीपिंग पैटर्न, आपके अल्कोहल कंजप्शन में बहुत ज़्यादा आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि आज देखा जाए लोगों का स्लीपिंग पैटर्न कुछ नहीं रहा है। पार्टी से लेट नाइट आ रहे हैं तो लेट नाइट आ रहे हैं तो बैलेंस केमिकल इनबैलेंस हो रहा है, जिसकी वजह से थकान रहती है, फिर लगता है एक ड्रिंक ले लेते हैं फ्रेश फील करेंगे। उसके अलावा पार्टी में जा रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, साथ में कुछ भी जंक खा रहे हैं, उससे और मोटापा होता जा रहा है, जिससे बॉडी के अंदर टॉक्सिन बढ़े जा रहे हैं, एंड थकान सी होती है, अगेन बंदे को टायर्ड लगता है तो अल्कोहल लिया जाता है। तो बिल्कुल आप अपनी डाइट को अच्छा करके इन सारी हैबिट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए डाइट पे को कंट्रोल करने का मतलब है कि आप अपनी फिटनेस पे काम कर रहे हैं, और ये एक बहुत तगड़ी हॉलिस्टिक अप्रोच है कि जब बंदा अपने आप को फिट देखता है तो ऑटोमेटिकली उसका अल्कोहल लेने का इतना ज्यादा मन नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं ज्यादा अल्कोहल लूंगा तो मेरा टमी फैट बढ़ जाएगा, अगर मैं ज्यादा अल्कोहल पीऊंगा तो मुझे ब्लोटिंग हो जाएगी, मेरा फेस का फैट बढ़ जाएगा। तो बिल्कुल अपनी डाइटरी चेंज के साथ आपकी अल्कोहल कंज्यूम करने की जो क्षमता है वो बिल्कुल कम हो सकती है, और वो आपको बहुत चेंजेस, डाइटरी चेंजेस होना जरूरी है। शिखा, मैं आपसे डाइट में क्या क्या इंक्लूड करें ये भी समझूंगी। इस बीच डॉक्टर चोपड़ा से समझना और जानना जरूरी है कि शराब से होने वाले हमारे शरीर के नुकसान के वार्निंग सिग्नल्स कौन से हैं सर, ये हमें बताइए। देखिए, एक तो वार्निंग सिग्नल्स ना इसके आते हैं थोड़े लेट, मगर 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि अल्कोहल की डिपेंडेंस हो जाना, मतलब एक तो है जैसे कुछ लोग हैं जो सिर्फ कंपनी में ड्रिंक्स लेते हैं, जैसे कि कोई पार्टी है, हफ्ते में 1 बार हो गया, महीने में 2 बार हो गया, या कोई कंपनी है, कोई घर आया है, कोई रिलेटिव आया है, कोई फ्रेंड आया है। जब तक ये सिचुएशन हो तब तक कंट्रोल में रहती है इनटेक, लेकिन एक स्टेज आती है जब आदमी इस पे डिपेंडेंट हो जाता है और रोज अल्कोहल लेनी शुरू कर देता है, रिगार्डलेस ऑफ के कंपनी है कि नहीं। ये पहला साइन है डिपेंडेंस और एडिक्शन पैदा होने का। सो एक तो ये चीज है। सेकेंडली, जब एक बार रोज और या ऑलमोस्ट रोज अल्कोहल लेने की आदत पड़ जाए तो ग्रेजुअली जो उससे किक मिलती है, जो एक हाई मिलता है, जो एक कोई भी ऐसी चीज पीने से या कोई भी जैसे ड्रग भी है उसके सेवन से जो एक प्लेजर मिलता है, वो ग्रेजुअली विद टाइम कम होता जाता है, तो इसलिए उसकी अमाउंट बढ़ती जाती है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आदमी रोज ड्रिंक कर रहा है, वेदर कंपनी है या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, और ग्रेजुअली अमाउंट बढ़ रही है। सेकेंडली, इससे आप देख सकते हो वेट गेन होना, ब्लड प्रेशर ना रहना, आवाज में ना जैसे स्लरिंग ऑफ स्पीच हो जाना, इनस्टेबल हो जाना, जैसे स्टेयर्स चढ़ने लगे स्टेयर्स पे गिर गए, या चलने लगे बाहर गए तो गिर गए। सो ये जो चीजें हैं, हाँ, कंट्रोल नहीं रह जाता। ये जो, या बाथरूम गए रात को सोने के बाद एक बार उठ के गए, उस वक्त बाथरूम में गिर गए। सो ये जो चीजें हैं, दीज आर ऑल साइंस के अब ये जो प्रॉब्लम है ये एक सिंपल शॉक से बढ़ के डिपेंडेंस और एडिक्शन लेवल पे पहुंच गई है, और शरीर पे अपना एडिक्शन बन गया है। बिल्कुल, ये एडिक्शन से बचना भी जरूरी है। तो लत से बचा कैसे जाए शिखा, ये आपसे जानना चाहेंगे। डाइटरी हैबिट्स क्या होनी चाहिए? मानिए अब कोई पड़ ही गया है इस लत में, और
अब कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि इस लत से दूर रहें, कुछ ऐसा करें अपने लाइफ के साथ, लाइफस्टाइल में कुछ ऐसे बदलाव करें जिससे कि वो कम से कम अल्कोहल से दूर रहें। तो डाइटरी चेंजेस क्या होनी चाहिए, मैं आपसे जानना चाहूंगी। सुबह से शाम तक के कैसे न्यूट्रिशन या कौन से डाइट का ध्यान रखें? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले हमारी बॉडी में जो ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन होता है वो एकदम से कम नहीं हो सकता है। उसमें आपकी फैमिली का बहुत बड़ा हाथ रहेगा, क्योंकि जो बंदा अल्कोहल पे डिपेंडेंट हो चुका है, अगर आप उसको बोलेंगे अब तुझे अल्कोहल छोड़नी है या वो छोड़ना चाहता है, तो एकदम से वो होना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। तो सबसे पहले जो अल्कोहल छोड़ना चाहता है तो उसका फैमिली मेंबर उसका डाइट प्लान डिजाइन करे, राइट? उसका डाइट प्लान उसको फॉलो करवाए बिना बताए कि ये आपके अल्कोहल छुड़ाने के लिए। और ये जो आज मैं टेक्निक बता रही हूँ, इससे हमारे पास बिल्कुल ऐसे लोग रहे हैं जिनका अल्कोहल कंजप्शन कम हुआ है और उसके बाद जीरो हो गया है। तो सबसे पहले उनको ना बताया जाए कि आपको अल्कोहल छुड़वाने के लिए हम कोई डाइट दे रहे हैं। और सबसे पहले इसकी शुरुआत होनी चाहिए आपके किचन के मसालों से, बिकॉज कोविड ने हमें सिखा दिया, जब कोई दवाई नहीं आई, जब कोई वैक्सीन नहीं आई, तो हमारा साथ हमारे किचन के मसालों ने दिया, क्योंकि ये सबसे बड़ी दवाइयाँ हैं। तो जो लोगों को एडिक्शन हो चुका है अल्कोहल का, वो सुबह उनको दिया जाए एक अल्कोहल डिटॉक्स बना के, जिसके अंदर 1 ग्लास पानी रहेगा, आधा चम्मच कोरिएंडर पाउडर जो हमारे धनिए का पाउडर होता है वो रहेगा, आधा चम्मच हल्दी रहेगी और आधा चम्मच उसमें पिसा हुआ भुना हुआ जीरा रहेगा। उसका पानी ठंडा बना के, ठंडा अगर गर्मी है तो ठंडे में, अगर सर्दी है तो गर्म में मिला के उनको सुबह खाली पेट दे दीजिए। उससे क्या होगा, बॉडी उनकी क्लीन होगी और उन्हें कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा और उनको हल्का महसूस होगा। तो स्टेज 1 हमारी शुरू हो गई कि उनको हल्का महसूस होने लग गया। और उनको ब्रेकफास्ट के अंदर पराठे अगर दे रहे हैं, ब्रेड दे रहे हैं, चीज़ दे रहे हैं, तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिए। उनको एक टेस्टी ब्रेकफास्ट दीजिए, जैसे कि पोहा बना दिया आपने या वर्सा मिली बना दी, और उसके साथ कॉफ़ी दीजिए, क्योंकि जो कॉफ़ी होती है वो अल्कोहल की डिडक्शन को कम करती है, क्योंकि वो कैफीन का काम करती है। बस उसमें चीनी की जगह स्टीविया का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि स्टीविया जो होती है वो मोटापा नहीं बढ़ाती है। उसके बाद लंच में एक नॉर्मल लंच रखिए, जैसे कि आपकी रोटी हो गई, सब्जी हो गई, और सब्जी में ट्राई कीजिए कि अगर आप साग जैसी चीज़ों को थोड़ा और, स्पिनिच जैसी चीज़ों को, सब्जियों को ज़्यादा इंक्लूड कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप कोई भी ले सकते हैं। बट उसके साथ हरी मिर्ची लीजिए, क्योंकि जब क्या होता है आप हरी मिर्ची लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में विटामिन सी जाता है, एक क्लीनिंग होती है, आपका जो डाइजेशन है वो फास्ट जाता है और बॉडी के अंदर टॉक्सिन जमा नहीं होते हैं। और शाम के अंदर कॉफ़ी जितनी हो सके दिन में से 2 से 3 कॉफ़ी दीजिए, ताकि कैफीन उससे जाए, बट वो अल्कोहल की जो वो है तड़प है वो कम होती चली जाए। आप कॉफ़ी दीजिए। और रात का डिनर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि अल्कोहल पे जो लोग काफ़ी ज़्यादा डिपेंड हो चुके हैं, वो देखा जाता है कि उनको चटपटा खाने का मन करता है कि चलो 1 ग्लास बियर ले ली, 1 ग्लास अल्कोहल ले लिया, उसके साथ कुछ नमकीन वमकीन ले ली। तो उनका जो डिनर है वो टेस्टी रखिए, चाहे होममेड रखना है बट टेस्टी रखना है। जैसे कि आपने उनको टेस्टी सा थोड़ा चटपटा सा दलिया बना के दे दिया, या उनको आपने कोई साउथ इंडियन बना दिया, बट टेस्टी बनाइए, राइट? घर का बनाइए बट टेस्टी। बट उन लोगों को आप ट्राई मत कीजिए कि आप सूप दे रहे हैं, सैलड दे रहे हैं, तो क्या होगा, वो से बोर हो जाएंगे और फिर जाएंगे, बॉटल खुलेगी एंड अगेन दैट पर्सन विल बी टेकिंग दैट अल्कोहल। और जो मैंने सुबह ड्रिंक बनाई है वो रात को सोने से पहले बिल्कुल दीजिए। तो एक सिंपल सा ये लाइफस्टाइल फॉलो कराइए। उससे क्या फायदा होगा, एक तो कैफीन बॉडी के अंदर इनडायरेक्टली थोड़ा कॉफ़ी के थ्रू जा रहा है, ये स्पाइसेस उनके ऑटोमेटिकली बॉडी में क्लिनजिंग करेंगे, जो आप देखेंगे 15 दिन में एटलीस्ट 30 ml की रिक्वायरमेंट बॉडी में कम होती चली जाएगी। और सामने वाले को आपने नहीं बताया कि आपके अल्कोहल छुड़ाने के लिए हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो बंदा ये डाइट लेगा एंड यू विल सी अ डेफिनेटली ग्रेट रिजल्ट आफ्टर 30 डेज। बिल्कुल, तो थोड़ा सा डाइटरी चेंज और लाइफस्टाइल चेंज। हाँ बिल्कुल, हाँ। मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग अल्कोहल रेगुलर कंज्यूम करते हैं, उन्हें जितना हो सके दिन में से, नॉर्मल बंदा 2 लीटर पानी पीता है, वो लोग 4 लीटर पानी पिए, ताकि बॉडी हाइड्रेट करे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो हाइड्रेट करना जरूरी, डाइटरी चेंजेस, लाइफस्टाइल चेंज, उससे भी ज्यादा जरूरी है आपका डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चयता कि आपको इससे तौबा करनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बातचीत करने के लिए डॉक्टर अरुण चोपड़ा और साथ ही शिखा अग्रवाल शर्मा, आप दोनों का धन्यवाद करेंगे इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंडिया 360 डिग्री की खास पेशकश, मामला क्या है।
कोरोना के बाद देश में मंकी पॉक्स का खतरा खड़ा हो गया है। केरल में मंकी पॉक्स केस की पुष्टि हो जाने के बाद केंद्र सरकार हरकत में आ गई है। सरकार ने इस बीमारी को लेकर गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं। तो आखिर ये मंकी पॉक्स है क्या? क्या है इसके लक्षण और इससे आप खुद को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं? हर जानकारी दे रहे हैं आपको इस रिपोर्ट में। कोरोना के बीच भारत में अब मंकी पॉक्स ने भी दस्तक दे दी है। यूरोपीय देशों में मंकी पॉक्स का संक्रमण लगातार बढ़ रहा था, लेकिन अब देश में भी इसकी एंट्री हो चुकी है। केरल में यूएई से आए एक शख्स में मंकी पॉक्स के लक्षण दिखे हैं। इसे भारत में मंकी पॉक्स का पहला केस माना जा रहा है। देश में पहला केस मिलने के बाद सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। सरकार ने गाइडलाइन में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को बीमार लोगों के संपर्क में आने से बचना चाहिए। लोगों को मृत अथवा जीवित जानवरों के संपर्क में नहीं आना चाहिए। सरकार ने कहा है कि अफ्रीका में जंगली जीवों से बनाए गए उत्पादों जैसे क्रीम, लोशन, पाउडर का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। शिकार से मिले मांस को न तो खाएं और न ही बनाएं। बीमार व्यक्तियों के इस्तेमाल कपड़े, बेड अथवा इलाज में इस्तेमाल चीजों के संपर्क में न आए। सरकार ने बताया है कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में चकत्ते आए हैं और उसे बुखार है तो उसे जल्द नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाना चाहिए और डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। भारत में भले ही मंकी पॉक्स का अभी एक ही मामला मिला है, लेकिन यूरोप के कई देशों में ये काफी फैल चुका है। ये बीमारी वैसे तो नई नहीं है, लेकिन इस संक्रमण के चलते पूरी दुनिया सतर्क हो गई है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के मुताबिक पहली बार ये बीमारी 1958 में सामने आई थी। तब रिसर्च के लिए रखे गए बंदरों में ये संक्रमण मिला था, इसलिए इसका नाम मंकी पॉक्स रखा गया था। इन बंदरों में चेचक जैसी बीमारी के लक्षण दिखे थे। वहीं WHO के मुताबिक इंसानों में मंकी पॉक्स का पहला मामला 1970 में सामने आया था। तब कांगो के रहने वाले एक 9 साल के बच्चे में ये संक्रमण मिला था। 1970 के बाद 11 अफ्रीकी देशों में इंसानों के मंकी पॉक्स से संक्रमित होने के मामले सामने आए थे। दुनिया में मंकी पॉक्स का संक्रमण अफ्रीका से फैला है। मंकी पॉक्स कनाडा, स्पेन, पुर्तगाल और ब्रिटेन जैसे कई देशों में फैल चुका है। मध्य और पश्चिमी अफ्रीका में ये संक्रमण सालों से हजारों लोगों को संक्रमित करता रहा है, लेकिन यूरोप में ये नई बात है। मंकी पॉक्स के फैलने की बात करें तो ये किसी संक्रमित जानवर के खून, उसके शरीर के पसीने या फिर उसके घावों से सीधे संपर्क में आने से फैलता है। अफ्रीका में गिलहरियों और चूहों के भी मंकी पॉक्स से संक्रमित होने के सबूत मिले हैं। इंसान से इंसान में वायरस के फैलने के मामले अब तक बेहद कम सामने आए हैं। हालांकि संक्रमित इंसान को छूने या उसके संपर्क में आने से संक्रमण फैलने की आशंका जरूर है। मंकी पॉक्स के लक्षणों की बात करें तो लक्षण दिखने में ये 5 से 21 दिनों का वक्त लग सकता है। संक्रमित होने के 5 दिन में बुखार, तेज सिर दर्द, सूजन, पीठ दर्द, मांसपेशियों में दर्द और थकान जैसे लक्षण दिखते हैं। मंकी पॉक्स शुरुआत में चिकन पॉक्स, खसरा या चेचक जैसा दिखता है। बुखार होने के 1 से 3 दिन बाद त्वचा पर इसका असर दिखना शुरू होता है। शरीर पर दाने निकल आते हैं। हाथ, पैर, हथेलियों, पैरों के तलवों और चेहरे पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। ये दाने घाव जैसे दिखते हैं और खुद सूख कर गिर जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक मंकी पॉक्स से संक्रमित हर 10वें व्यक्ति की मौत हो सकती है। छोटे बच्चों में गंभीर संक्रमण होने का खतरा बना रहता है। मंकी पॉक्स के इलाज की बात करें तो इसकी चपेट में आने वाले अधिकांश मरीज कुछ ही हफ्तों के भीतर ठीक हो जाते हैं। ये बीमारी केवल दुर्लभ मामलों में ही घातक साबित हुई है। वैसे चेचक की वैक्सीन मंकी पॉक्स के संक्रमण के खिलाफ 85% तक असरदार साबित हुई है, लेकिन अभी चेचक की वैक्सीन भी आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और वक्त है ऑनलाइन ठगी पर हमारी खास पेशकश का। डिजिटल डकैती से कैसे बचें? ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान अच्छे डिस्काउंट की तलाश हर कोई करता है और यही वजह है कि मोटे डिस्काउंट के बहाने जालसाज आपकी जेब पर डाका डालने की कोशिश करते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए कैसे जालसाज ऑनलाइन शॉपिंग के बहाने स्कैम कर रहे हैं। देश भर में इन दिनों ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम कईयों को लूट रहा है। सस्ते सामान और मोटे डिस्काउंट के लालच में बहुत लोगों ने पैसे गंवाए हैं। महाराष्ट्र साइबर सेल की माने तो ऑनलाइन ठग कोई सामान बेहद सस्ता लिस्ट करता है, क्योंकि उसका मकसद सामान बेचना नहीं बल्कि लोगों को लूटना होता है। दरअसल भारी डिस्काउंट वाला लिंक क्लिक करने पर खाता खाली हो सकता है। कई बार COD पेमेंट यानी कि कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट की ऑप्शन नहीं होती, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट के बावजूद भी सामान डिलीवर नहीं होता। हैरान करने वाले ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिसमें पूरी ई-कॉमर्स वेबसाइट ही नकली होती है। वो जाल हो सकता है कभी कभी
कम पैसे में कोई चीज़ें मिलने का, देने का, कोई कंपनी की तरफ से कोई सेल है, ऐसा बहाना बना के वो लोगों के पास पहुंचते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग ही नहीं, वर्क फ्रॉम होम के नाम पर भी लोगों को चूना लग रहा है। स्कैमस्टर्स लोगों को वर्क फ्रॉम होम के वादे के साथ टू गुड टू बी ट्रू जॉब अपॉर्चुनिटीज के मैसेज और ईमेल्स भेजते हैं और फिर रेज्यूमे या जॉब एप्लीकेशन की मोटी फीस और नौकरी के वादे के साथ 9-2-11 हो जाते हैं। कोई कंपनी की ओर से या कोई छोटा मोटा बिजनेस की ओर से या छोटे मोटे ग्रुप की ओर से आपको ये नौकरी दी जाती है, ऐसा बहाना बना के लोगों को जाल में फंसाया है और उनसे नौकरी देने के बदले शुरू में फॉर्म भरने के लिए, उनकी फीस भरने के लिए 500 रुपये, 2000 रुपये, 2500 रुपये ऐसा पैसा इकट्ठा किया है। ऑनलाइन स्कैम्स की लिस्ट में बिजली बिल वाले ट्रेंडिंग स्कैम से तो बच के ही रहना है। अगर आपके पास कोई ऐसा मैसेज या फोन आए जिसमें आपको बिजली का बिल भरने के लिए कहा जा रहा हो तो सतर्क हो जाएं। ये ठग आपको बिजली का बिल नहीं चुकाने पर कनेक्शन काटने की चेतावनी देगा, मगर ऐसा कुछ है नहीं। दरअसल वो आपको डराकर आपका बैंक खाता खाली करना चाह रहा है। जैसे ही आप फ्रॉडस्टर का कहा मानेंगे और उसके भेजे लिंक को क्लिक करेंगे, आपके बैंक अकाउंट से पैसे गायब हो जाएंगे। अकेले मुंबई में ही इस फ्रॉड के चक्कर में 7 जून से लेकर 4 जुलाई तक लोगों ने 1,06,00,000 रुपए गंवाए हैं। लोगों को लगता है 40,000 की चीज़ आज 10,000 को मिल रही है, 12,000 को मिल रही है, 8,000 को मिल रही है, तो लोग सीधे से सीधे उनसे लगे रहते हैं, उनसे ट्रांजैक्शन कर देते हैं और उसमें लोगों की ठगी हो जाती है। जी बिजनेस अपने दर्शकों को समय समय पर ऐसे स्कैम्स के बारे में आगाह करता आया है ताकि सतर्क दर्शक ऑनलाइन डकैती का शिकार न हो। एकता सूरी, जी मीडिया, मुंबई। और अब कुछ खबरें जल प्रहार से बचे हाहाकार की। बारिश और बाढ़ के कारण पूरे मध्य और पश्चिमी भारत में हाहाकार मचा हुआ है। छत्तीसगढ़ से गुजरात और महाराष्ट्र तक भारी बारिश अपने साथ सब कुछ बहा ले जा रही है। गुजरात के हालात तो सबसे ज्यादा खराब है, तो वहीं महाराष्ट्र में बाढ़ और बारिश से अब तक 99 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने मध्य भारत के इन राज्यों के साथ साथ आज केरल में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। मानसून अपने साथ बारिश की शक्ल में जो आफत लेकर आया है, उससे देश के कई इलाकों में तबाही मची हुई है। खासकर पश्चिमी भारत के इलाकों में तो मानो पानी सब कुछ बहा ले जाना चाहता है। गुजरात के नवसारी का हाल देखिए। नवसारी में इतनी बारिश हुई है कि लोगों को रेस्क्यू करने के लिए कोस्ट गार्ड को मोर्चा संभालना पड़ा। हालात इतने खराब हैं कि मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर छोटी गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है। यही हाल गुजरात के वडोदरा का भी है। वडोदरा में भी एनडीआरएफ की टीम ने संभोई गांव के करीब 178 लोगों को बाढ़ के बीच बचा लिया। और गुजरात के लिए मुसीबत अभी टली नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के दक्षिणी हिस्सों और सौराष्ट्र के इलाकों में कई स्थानों पर आज भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। गुजरात से सटे महाराष्ट्र में भी भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। अब तक 99 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में चट्टान खिसकने जैसी घटनाएं हुई हैं। मौसम विभाग ने नागपुर समेत कई इलाकों में आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं लातूर में बाढ़ और बारिश के हालात को देखते हुए 12वीं तक के सभी स्कूलों को शनिवार तक के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। बाढ़ बारिश के कहर के बीच लोग सबक नहीं ले रहे हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर की तस्वीरें देखिए, जहाँ लोग तेज बहाव पानी के बीच मछली पकड़ रहे हैं, जो इन सभी के लिए जानलेवा साबित हो सकता है, लेकिन इन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मध्य प्रदेश में भी आने वाले 24 घंटे काफी भारी पड़ने वाले हैं। भोपाल, जबलपुर, नर्मदापुरम, इंदौर और उज्जैन संभाग के जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल संभाग के सागर, दमोह, उमरिया में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के पड़ोसी छत्तीसगढ़ में भी आसमानी आफत का अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रदेश के मुंगेली, बेमेतरा, कबीरधाम, दंतेवाड़ा और
और बीजापुर में ऑरेंज अलर्ट और सुकमा, राजनांदगांव, दुर्ग, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार, जांजगीर और बिलासपुर जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत पर आसमानी आफत जमकर बरस रही है। तेलंगाना के मंचेरियन की तस्वीरें देखिए, जहां पर भारी बारिश के बाद ऐसी बाढ़ आई कि 2 जिंदगियां मुश्किल में पड़ गई। इसके बाद उफनती लहरों के बीच फंसी जिंदगियों को बचाने के लिए भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर पहुंचा। हेलीकॉप्टर से रस्सी को लटकाया गया और फिर बारी बारी से इन्हें एयरलिफ्ट कर दिया गया। उधर केरल में भी मानसून की भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरल के 4 जिलों इडुक्की, वायनाड, कुन्नूर और कसरगोड में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। रिपोर्ट जी मीडिया। आज से देश भर में फ्री बूस्टर डोज लगने की शुरुआत हो गई है। मुंबई में भी आज से फ्री बूस्टर डोज की शुरुआत हुई है। ऐसे ही एक वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया हमारे संवाददाता सौरभ पांडे। पिछले कई दिनों से देश भर से करीब 15 से 18,000 कोरोना के नए मामले सामने आ रहे थे। ऐसे में सरकार ने अमृत महोत्सव के तहत आने वाले 75 दिनों के लिए प्रिकॉशनरी डोज का ऐलान किया गया है, जो कि देश भर में मुफ्त दिया जाएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के KEM अस्पताल में, जहां पर प्रिकॉशनरी डोज दिया जा रहा है। आइए जानते हैं उन्हीं बेनिफिशरीज और डॉक्टर्स से कि उनका इस बारे में क्या कहना है। बहुत ज़रूरी है कि बूस्टर डोज लें, क्योंकि जब 6 महीने के बाद आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है तो ये बूस्टर डोज लेने से इम्यूनिटी बढ़ सकती है। अगर आपके पास वो साधन है जिससे आप कोविड रोक सकते हो तो क्यों ना लें। जिस तरह से अभी फिर से कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं तो हमें हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। और बूस्टर अभी अगर उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट किया है तो अभी तो सारे लोगों को इसका पूरेपूर फ़ायदा लेना चाहिए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। आज जो पेंडेमिक पीरियड चल रहा है उसमें ये बहुत ज़रूरी है और लेना है अब हम सब। जो गवर्नमेंट जो फ्री में जो तीसरा डोज दे रहे हैं इसलिए गवर्नमेंट को धन्यवाद है और ये सबको लेना चाहिए, जरूरी है, कंपल्सरी है। आज कोई भी देश आज फ्री में कोई वैक्सीन दे नहीं रहे, भारत सरकार फ्री में दे रही है तो सबको लेना चाहिए। सबके लिए अच्छा है, पब्लिक के लिए अच्छा है। जैसा कि आपने सुना, डॉक्टर्स और बेनिफिशरीज दोनों का ही कहना है कि प्रिकॉशनरी डोज काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हमने भी प्रिकॉशनरी डोज ली और आप भी प्रिकॉशनरी डोज लें, ताकि आप और आपके परिजन दोनों ही सुरक्षित रहें। मुंबई से वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत कोचरेकर के साथ सौरभ पांडे, जी मीडिया। केरल देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसके पास अपना खुद का इंटरनेट हो गया है। इसके जरिए केरल की सरकार 20 लाख गरीब परिवारों को फ्री में इंटरनेट देगी। केरल का अपना इंटरनेट, गरीबों को फ्री में मिलेगा इंटरनेट। 20 लाख गरीबों तक पहुंचेगी सर्विस। केरल इंटरनेट के मामले में इतिहास रचने जा रहा है। केरल ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है जो खुद की इंटरनेट सर्विस शुरू करेगा। यही नहीं, 20 लाख गरीब परिवारों को फ्री में इंटरनेट भी मुहैया कराया जाएगा। इसकी जानकारी खुद सीएम पी विजयन ने दी है। सीएम के मुताबिक केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड को टेलीकॉम डिपार्टमेंट से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का लाइसेंस मिल गया है। केरल फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क लिमिटेड सरकार की एक महत्वाकांक्षी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर योजना है, जिसके तहत राज्य के कोने कोने में हर एक शख्स तक इंटरनेट की सुविधा मुहैया कराना है। इस योजना के तहत राज्य के हर गांव और कस्बे तक इंटरनेट की पहुंच संभव हो पाएगी। बता दें कि पिछली केरल सरकार ने साल 2019 में KF-ON परियोजना को मंजूरी दी थी, जिसकी लागत 1,548 करोड़ रुपए रखी गई थी। इस परियोजना से 20 लाख BPL परिवारों को फ्री इंटरनेट कनेक्शन दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य के 30,000 से ज्यादा सरकारी ऑफिस और स्कूलों को भी इस योजना से जोड़ा जाएगा। इंटरनेट योजना से ट्रांसपोर्ट, मैनेजमेंट और IT सेक्टर में भी उछाल आएगा। केरल सरकार के मुताबिक इंटरनेट का इस्तेमाल संविधान के राइट टू एजुकेशन और राइट टू प्राइवेसी का हिस्सा है। केरल में योजना लागू होने के बाद राज्य को आगे बढ़ने की दिशा में रफ्तार मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसके साथ ही इंडिया 360 डिग्री में आज के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, पर बने रहिए जी बिजनेस के साथ, क्योंकि आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।